यह छोटी सी कहानी ऐसे सुनो जैसे किसी को सुना सको, और ये वीडियो पूरा अंत तक देखो। रमेशर काका के पास एक लेहड़ा गाय थी। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दूध दा कर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेशर काका गायों को लेकर इस गांव में उस गांव, तो कभी नदी किनारे, तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घुमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेशर काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू और भुंजा भरी के साथ कभी कभी दही, दूध आदि भी ले लेते थे और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रमेशर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते और ना ही लोटा रखते। प्यास लगने पर या तो वो नदी का जल पीते, नहीं तो जंगल, सरे, गांव के बाहर खुला खेत आदि भाग में, जिसमें दूर दूर तक कोई बस्ती घर आदि ना हो, आदि होने पर भी लाठी से मारकर महुए और आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे की ओर छोर में बांटते थे और इस गमछे को दूर छोर को अपने साथ सदा के लिए रहने वाले धोती के एक छोर में बांधते, फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को झोंझ कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता, पर 2-3 बार में पीने भर का पानी अवश्य निकल जाता है। एक बार की बात है कि रमेशर काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए। वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर यह बोलने लगती थी और खूंटे के पास हग मूद कर इतना चकल्लस करती थी कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंभाती रहती। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पर रमेशर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेशर काका इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल या खांची में भूसा घास आदि डाल देती और पानी आदि दिखा देती, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती, पर पुआल आदि खाने का नाम ही नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घुमा करती। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपना पगाहा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रमेशर काका ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रमेशर काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनेसा भेजकर अपने ससुराल से अपने सरपुत्र धनेसर को बुला लिया। धनेसर 16-17 साल का किशोर था, बहुत ही सुंदर और भला चंगा था। धनेसर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। धनेसर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन बिन सहरे 3 बजे ही जग जाता और नृत्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी पुस्तकों का बैठन भी ले जाना कभी नहीं भूलता। किसी चरने वाले गाय पर गायों की तरह चढ़ता छोड़ वह किसी पेड़ आदि के छाया में बैठकर पढ़ाई करते। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते धनेसर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा भरा था। दोपहर का समय था और अब धनेसर को प्यास भी सताने लगी थी। धनेसर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के नीचे के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिख ही गया। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसका जगत हाल में ही पक्की ईंट से बंधवा गया जान पड़ता था। धनेसर ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंझ बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे की एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी की सतह बहुत ही नीचे था और झोंझ पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, पर नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया था और धोती से सर पर पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की जगत पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छम छम की आवाज़ ने उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाल लिए एक किशोरी की उसकी तरफ बढ़ी चले आ रही थी। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार के रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि वह ज्यों ज्यों करीब आती जा रही थी। धनेसर उसके अप्रतिम सौंदर्य में खोया जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से धनेसर से पूछा, प्यास लगी है क्या? धनेसर
जो एकदम से किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, घबरा कर हाँ में सर हिला दिया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। धनेसर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरबस धनेसर को मदमस्त करते जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर धनेसर की ओर बढ़ी। धनेसर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। किशोरी अपनी अंजलि का पानी धनेसर के अंजलि में उकेर उड़ेलना शुरू किया और धनेसर भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। हाँ, यह अलग बात थी कि धनेसर की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की आकर्षकता को भी एक टक पिए जा रहा था। ना उस किशोरी की अंजलि का पान खत्म हो रहा था और ना ही धनेसर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का यह सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चला। जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम अपितु उसको एक टक निहारने का काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, मैं पिलाऊं कि बस। अब फिर धनेसर ने कुछ बोले बिना केवल ना में सिर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने धनेसर से एक मादकता भरी आवाज़ में पूछा, अब मैं चलूं? फिर धनेसर ने हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरनी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। धनेसर कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों को दिशा में बढ़ते बढ़ते धनेसर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर धनेसर घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रह कर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताए जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते ही हुए एक स्वप्न देखने लगा और यह स्वप्न कुछ और नहीं, बस आज दिन भर के उसके कार्यकलाप थे। उसने अपने को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगत पर बैठा देखा और फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही या यूँ कहे कि याद करते ही वह गदगद हो गया। पर आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काट मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक धनेसर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डर कर उठ कर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहने रखी माचिस में से एक तिल निकाला और पास में रखे ढिबरी को जला दिया। ढिबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीनों की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में यह सवाल कुरेद गया कि वह किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की अंजनी बनाकर पानी कैसे निकाल दी, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया फिर भी उस किशोरी की अंजनी का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा भूतनी। इसके बाद डरे समय धनेसर ने उस डिबडिबाती डिबरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा धनेसर गायों को लेकर सरेह की ओर निकल गया। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूल कर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं न कहीं उसके जहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। ना चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता और अपनी आकर्षकता का एहसास करा जाता। सरेह में गायों को चरता छोरवा पास ही में एक सूखी गड़ही के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफ़ी समय से जानता है, वह उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहसा सहमा धनेसर मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए धनेसर को पता नहीं चला कि कब सूर्य उसकी सर पर आ गया और डालियां
पत्तों के बीच से उसकी आंख मिचौली खेलने लगा। धनेसर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक हाँक कर एक पास करने के बाद फिर वह एक पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर धनेसर ने कंधों पर रखी धोती को दोहरा कर बिछा दिया और गमछा को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरे में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और उस सूखी गढ़े के एक किनारे रजमतिया काफ़ी पेड़ों पर गिरे सूखे लकड़ियों को एकत्र कर रही थी। लेटे लेटे रत जगा किए धनेसर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक मिनटी मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डरा जा रहा था तो देवता का उस भूत पर हावी होना उसे हर्षित कर जा रहा था। सोए हुए धनेसर को पता नहीं क्या हुआ कि वह सकपका गया और उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि कोई मखमली उंगलियों से उसके बालों को में पिरो रहा है और रह रह कर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को ना देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर वहीं से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे से वह किशोरी मन कर उसके पास खड़ा हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? फिर से धनेसर ने थूक सटक कर हाँ में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों धनेसर का डर कुछ कम हुआ और वह एकटक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य को नेत्रपान करने लगा। यह सिलसिला कुछ देर चला और फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहाँ से गायब हो गई। अब तो आए दिन धनेसर उस किशोरी के साथ काफ़ी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बातें करने लगे। धनेसर उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोक की बात बताती, अपने जीवन के रोचकपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। क्या धनेसर उस भूतनी किशोरी को अपना पाया? आखिर वह भूतनी अपने लोक की कौन कौन सी बातें धनेसर को बताती थी? इन सब रहस्यमय बातों से पर्दा इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठ जाएगा। कैसी लगी यह भूतही काल्पनिक कहानी? अपने विचारों से अवगत कराए ताकि मैं जल्द से जल्द इस कहानी को पूरा कर आप लोगों के समक्ष परोस सकूं। प्रेम से बोलिए जय बजरंग बली। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।